भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। हम समझते हैं हम लोग संयुक्त रूप से मिल करके आगे काम करेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोग से इस देश के अनुसूचित जाति और पिछड़ों के न केवल सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे बल्कि इन संविधान की भी रक्षा करेंगे। जो दबे कुचले लोग हैं, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में अगर कहे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी, जो देश का सबसे बड़ा 90% हिस्सा है, उस 90% हिस्से की राजनीति बड़ा करके देश के संसाधनों में हिस्सेदारी पाना, देश के पॉलिसी मेकर बनना और रूलिंग क्लास बन के इस देश के बहुजन समाज के साथ न्याय करना, ये भारतीय बहुजन आंदोलन की भूमिका है। हम 4-6% दर पर ऋण प्रदान करने वाली समर्पित वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, टैक्स हॉलीडे के साथ बहुजन इकोनॉमिक जोन की स्थापना और 65 वर्ष से अधिक आयु के लिए 5,000 मासिक किसान पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का वायदा करते हैं। मीडिया के सभी सम्मानीय साथियों, आज भारतीय बहुजन अलायंस इसकी ये फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संपन्न हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का आयोजन के तरफ से स्वागत करते हुए ये नए अलायंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी भूमिका क्या है, ये आपको सामने रखते हुए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 साल पहले आज़ादी के 77 ईयर्स पूरे हो गए और ये साल में भारत का 75वां साल संविधान का शुरू है। जब नए राष्ट्र की कल्पना की गई तो फ्रीडम फाइटर का एक सपना और संविधानकर्ताओं का एक आदर्श, इन दोनों का तालमेल बनाकर एक नए समाज और राष्ट्र की निर्मित होना आवश्यक थी। उस दिशा में कुछ प्रयास भी हुए, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी हुए, और जो नहीं हुए उसकी तस्वीर हमें भारत सरकार के और दुनिया के कई सारे रिपोर्ट्स के माध्यम से समझ में आती है। जैसे सच्चार कमेटी रिपोर्ट है, मंडल कमीशन रिपोर्ट है, प्रोफेसर कुंडू कमीशन रिपोर्ट है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया का भारत के बारे में क्या कहता है। ऐसे सारे रिपोर्ट की ये आंकड़े बताते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के हिसाब से देश में एक ऊंची जगह पे पहुंची है, दुनिया में 5वें नंबर की है। इसके बावजूद इस भारत में 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ लोगों को देश के प्राइम मिनिस्टर प्राउडली कहते हैं कि हमें फ्री अनाज बांटना पड़ता है। इसका मतलब 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने का इंडिपेंडेंट साधन नहीं है, ये खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार जब कौन है, अकाउंटेबिलिटी जब हम फिक्स करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी जिन्होंने भी आज तक देश में शासन किया, केंद्र सरकार चलाई, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो सारे जिम्मेदार हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी की तरफ से हो, या और किसी दल के तरफ से हो, इनका ये फेल्यूर है, इनका ये नॉन परफॉर्मेंस है। और ये नॉन परफॉर्मेंस के कारण इसका जो ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो दबे कुचले लोगों को हुआ, शोषित वर्ग को हुआ, माइनॉरिटी के लोगों के साथ हुआ, बैकवर्ड लोगों के साथ हुआ। और इसीलिए जब माइनॉरिटी, शोषित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ
तो उनकी राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में मजबूती से खड़ी हुई, बाबा साहब के बाद साहब श्री कांशीराम जी के ज़माने में मजबूत खड़ी हुई। लेकिन पोस्ट कांशीराम जी पीरियड जो है वो बहुजन आंदोलन देश के कोने कोने में बिखर गया, और उससे क्या हुई तो बहुजनों की राजनीतिक आवाज़ संसद में या देश के राजनीति में कमज़ोर होने लगी। इसी बात को समझकर हमारे जिम्मेदार साथियों ने बहुजन समाज की राजनीतिक आवाज़ को बुलंद करके मान सम्मान की लड़ाई और हिस्सेदारी की लड़ाई, देश के संसाधनों में हिस्सेदारी की लड़ाई को बुलंद करने के लिए देश के कई राज्यों में छोटे छोटे बहुजन आंदोलन के दलों को इकट्ठा करके आज इस ऐतिहासिक क्षण पे, ऐतिहासिक दिन पे भारतीय बहुजन आंदोलन का निर्माण करने का फैसला किया है। और ये इसकी पार्श्वभूमि आप जब देखते हैं तो एक बात के ऊपर और गौर करना होगा कि देश के जो भी नीतिकार है, पॉलिसी मेकर है, सरकारें MP MLA से होती है, लेकिन पॉलिसी जो बनाने वाले लोग हैं वो बहुजन के खिलाफ वाली पॉलिसी बनाते हैं। चाहे वो मामला रिजर्वेशन इन प्रमोशन का हो, रिक्रूटमेंट का मामला हो, हिस्सेदारी का मामला हो, या देश में ज़मीन से लेकर सरकारी नौकरियों तक का मामला हो, बहुजन समाज के साथ न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। एट्रॉसिटी तो एक अलग ही बात है, लेकिन देश के संसाधनों में भागीदारी नहीं होना ये अपना 77 ईयर्स का एक बड़ा फेल्योर है। और ये फेल्योर को एड्रेस करने के लिए आज का एक मौका है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल का ज़माना कारपोरेट पॉलिटिक्स का है। कारपोरेट देश के नीति तय करते हैं, लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी कारपोरेट तय करते हैं, आदिवासी का जल, जमीन और जंगल का अधिकार छीनने का प्लान बड़े बड़े देश के उद्योगपति, धन्ना सेठों के लोग सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर बनाते हैं। इसका अगर पुरजोर पूरे ताकत और शक्ति के साथ विरोध करके अपनी एक नई नीति को सामने लाना होगा तो एक नए राजनीतिक मंच की बाबा साहब ने भी वकालत की थी, कांशीराम साहब ने भी वकालत की थी। उसी रास्ते पर चलकर भारतीय बहुजन आंदोलन इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में अगर कहे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी, जो देश का सबसे बड़ा 90% हिस्सा है, उस 90% हिस्से की राजनीति बड़ा करके देश के संसाधनों में हिस्सेदारी पाना, देश के पॉलिसी मेकर बनना और रूलिंग क्लास बन के इस देश के बहुजन समाज के साथ न्याय करना, ये भारतीय बहुजन आंदोलन की भूमिका है। शुक्रिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस ऐतिहासिक हाल में देश के सभी वो राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर संचालित की जा रही हैं, उन सभी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षगण महोदय को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। और साथ ही साथ आज भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता क्यों? यद्यपि अलायंस पहले से भी बहुत बने हुए हैं, फिर भी भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के संविधान को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपते हुए कहा था कि यद्यपि राजनीतिक आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक आज़ादी लेनी बाकी है। इसलिए आज
पूर्व में अभी तक जो भी अलायंस रहे हैं वो यथास्थितवादी ताकतें रही हैं, यथास्थितवाद को पोषक रही हैं, जो सामाजिक और आर्थिक आज़ादी लाने के पक्षधर नहीं है। इसलिए देश के वो सभी राजनीतिक पार्टियां जो समतामूलक समाज बनाने की पक्षधर हैं, इस देश के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायकों, मुख्यतः सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं इसके साथ ही साथ पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे तथा मानवर कांशीराम जी के उन सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते चलते हुए विषमतामूलक समाज का खात्मा कर जो इस देश का सबसे बड़ा भयंकर रोग है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव को खत्म कर समतामूलक समाज की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष कर सामाजिक आर्थिक आज़ादी दिलाना और अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल कर के समाज को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करना, यानी राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उनको सबके बराबर लाने का प्रयास करना आदि प्रमुख उद्देश्यों के साथ आज सभी राजनीतिक पार्टियां जो मिशन की पक्षधर हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हैं और सबकी आपसी सहमति से आज यहाँ पर भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। जैसा कि देखा गया है, इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों पर आंसू तो बहुतेरे बहाते हैं, लेकिन जब उनका इतिहास देखा जाता है या वर्तमान देखा जाता है तो किसी ने आरक्षण को ईमानदारी से लागू ही नहीं किया और आज वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टियां तो आरक्षण को बिल्कुल खत्म करने पर आमादा हैं। यानी जिस संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक पदों पर चुन करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, वो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने पर आमादा हैं, जो न केवल संविधान पर खतरा है बल्कि इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों की अस्मिता के साथ भी क्रूर मजाक है और फिर से उन्हें धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से साजिश के तहत वंचित करने की एक गंदी सोच है, जिसको भांपते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान की राजनीति करने वाले वो सभी राजनीतिक पार्टी एकजुट होकर यथास्थितवाद का मुकाबला करेंगे, संविधान की भी रक्षा करेंगे। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संपूर्ण राष्ट्र भारत की कल्पना की है, उस भारत की भी अस्मिता को बचाने के लिए
एकजुट होकर के सड़क पर अगर उतरने की आवश्यकता होगी तो उतरेंगे भी, क्योंकि कुछ ऐसी यथास्थितिवादी ताकतें आज संप्रभु राष्ट्र भारत पर भी सवाल खड़ा करते हैं। जब वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे उनके वो दूषित मानसिकता है जो आज भी इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं। कमोबेश परिस्थितियां आज पूरे देश और प्रदेश में ऐसी दिखाई पड़ रही हैं। बड़े पैमाने पर आज दलितों और पिछड़ों को मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, कहीं पर उन पर पेशाब किया जा रहा है, कहीं मलमूत्र लेप करके उनको बेइज्जत किया जा रहा है, कहीं सिर मुड़ा करके उनको गांव में नंगा घुमाया जा रहा है। आदि आदि इस प्रकार से जो उनके साथ सौतला व्यवहार किया जा रहा है, हम समझते हैं न केवल यह मानवता पर अभिशाप और कलंक है, बल्कि भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत भी है। जब भारतीय संविधान इस बात को सुनिश्चित करती है कि संविधान की नज़र में हम सब एक हैं, हम किसी को भी जाति, वर्ग, लिंग, जन्मस्थान और वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसके बावजूद आज बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है। न केवल आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बल्कि इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा की जा रही। अभी माने जी ने इंगित किया कि आज अपनी झूठी वाहवाही लूटने वाले जब ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं, उन्हें शर्म के मारे चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि अगर इस देश में 80 करोड़ लोग की जिंदगी का मापदंड और मानक 5 किलो 10 किलो चावल है, तो स्वाभाविक रूप से हम विश्व गुरु बनने का सपना जो लोगों को दिखाते हैं वो न केवल तथ्यहीन है, बल्कि सरासर लोगों की आंख में धूल झोंकने जैसा है। यानी 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं, आप समझ लें कि आज यह देश कितना पिछड़ा हुआ है, जहां पर लोग अपने पैरों पर खड़े होकर के राष्ट्र को समुन्नत बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते, वो केवल 5 किलो 10 किलो चावल पर लाइन लगाने के लिए मजबूर हैं। यह है हमारा वर्तमान गया गुजरा बदहाल भारत। ऐसे लोगों के चंगुल से इस भारत को मुक्त भी कराना है, आरक्षण को 100% लागू करा करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के अधिकार को दिलाना भी है। भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप इस भारत को बनाने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम भी करना है और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक आज़ादी भी लेना है। राजनीतिक हिस्सेदारी तो मुख्य मकसद हमारा है ही, क्योंकि मानवर कांशीराम जी कहते थे कि सत्ता वो चाबी है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के दरवाजे खोले जा सकते हैं। अगर सामाजिक आर्थिक आज़ादी लेनी है तो भी सत्ता के माध्यम से ही वो संभव है। इसीलिए आज भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता पड़ी है, जो हमारे देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों के
राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बहुत ही विचार मंथन, आपसी विमर्श और बहस करने के बाद तय किया कि ये देश की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है, साथ ही साथ जो आज 90% आबादी है उसके हकों पर डकैती 10% लोग डाल रहे हैं, उससे लोगों को मुक्ति दिला करके समानुपातिक हिस्सेदारी भी इस देश के बहुजन समाज को दिलाने का काम करना है। इसी नियत से भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। आज देश हो या प्रदेश हो, तमाम ऐसे छद्मवेशी लोग भी हैं जो दलितों और पिछड़ों की दुहाई तो देंगे, लेकिन मौका आने पर उनका गला काटने से भी बाज नहीं आते, यानी आरक्षण खत्म करने से भी उनको संकोच नहीं लगता। विशेष रूप से डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। निकाले गए सभी सरकारी विज्ञापन इसके प्रमाण हैं। इसी के साथ ही साथ कोई प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर रहा है तो कोई आरक्षण को ही पूरी तरीके से खत्म करने पर आमादा है, और कोई अघोषित रूप से आरक्षण के प्राविधानों को लागू न करने का पाप करके इनडायरेक्ट वे में वो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का हक मारने की कोशिश करता है। इसीलिए इन सभी बिंदुओं पर बहुत ही गंभीरता और गहन विचार करने के बाद आज आप सभी लोगों के सामने भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। हम समझते हैं हम लोग संयुक्त रूप से मिल करके आगे काम करेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोग से इस देश के अनुसूचित जाति और पिछड़ों के न केवल सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे बल्कि संविधान की भी रक्षा करेंगे और यथास्थितवादी ताकतों को धूल चटाने के लिए हम आगे मजबूत संघर्ष के साथ अपने इस अलायंस की उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पुनः धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ विश्वास और अपेक्षा भी करता हूं कि आज जो भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है, हम एक सूत्र में बन करके संयुक्त रूप से बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इस देश के उन तमाम सामाजिक परिवर्तन के महानायकों को उनके विचारों पर चल करके समतामूलक समाज बना करके भारत राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज भारत के दलित, पिछड़े, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के और अन्य शोषित पार्टियों के अध्यक्ष की आज मीटिंग है और आम राय से भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है और माननीय मौर्य साहब, माननीय माने साहब ने अपनी बात कही। उसके बाद मुझे दायित्व सौंपा गया है भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय छोटू दादा द्वारा गुजरात में बनाई गई उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं और जो बात कही इसमें
घोषणा पत्र में प्रमुख बिंदु हैं, क्योंकि इसको पढ़ के बताना बहुत ज़रूरी है। सम्मानित प्रेस के सदस्यों और भारत के पार्टी अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं को नमस्ते, जोहार भीम, जोहार सलाम, जय संविधान। मैं आज एक ऐतिहासिक क्षण में आपके सामने खड़ा हूँ, जब हम भारतीय बहुजन अलायंस अपना व्यापक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण और न्याय संगत भारत के लिए परिवर्तनकारी रोड मैप है। आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय व्यवस्थागत बाधाओं का सामना कर रहे हैं। आज हम केवल वादे नहीं, बल्कि 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव के लिए एक विस्तृत कार्यान्वयन योग्य योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं हमारी प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। हम अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कड़े कार्यान्वयन के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। हर जिले में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, जहां 60 दिन के भीतर मामलों का निपटारा अनिवार्य होगा। हम रैपिड रेस्पॉन्स टीमें बनाएंगे और पीड़ितों के लिए मुआवजे और सुरक्षा को बढ़ाएंगे। हम अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संविधान की मंशा अनुसार समय समय पर ढेबर कमीशन रिपोर्ट, मंडल आयोग, सच्चर समिति, वन अधिकार, पैसा कानून, 5वीं अनुसूची के प्रावधान, ST/SC आयुक्त की 28वीं रिपोर्ट व अन्य संकलन करेंगे, जो जिसमें हमारी भागीदारी नहीं थी, इन लोगों ने अपने विकास के लिए बनाए। संकलन करेंगे, क्या धरातल पर क्रियान्वित हुई, मूल्यांकन करेंगे तथा वादा याद दिलाओ अभियान चलाएंगे। तो दूसरी ओर इन वर्गों के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाएंगे कि हमारे लिए चिंता की थी वो पहुंची या नहीं पहुंची। हम 4-6% दर पर ऋण प्रदान करने वाली समर्पित वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, टैक्स हॉलिडे के साथ बहुजन इकोनॉमिक जोन की स्थापना और 65 वर्ष से अधिक आयु के लिए 5,000 मासिक किसान पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का वायदा करते हैं। हम डॉक्टरेट स्तर तक पूर्ण शुल्क माफी, घरेलू अध्ययन के लिए रुपये 10 लाख तक, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए 50 लाख तक की बढ़ी हुई छात्रवृत्ति और व्यापक कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। इन वर्गों के छात्रों को सरकारों से मिलने वाली छात्रवृत्तियां माह की प्रथम तारीख को देय हो, सूचकांक के आधार पर छात्रवृत्तियां बढ़ाई जाएं, बार बार फार्म भरने की प्रक्रिया बंद कराकर पात्र कार्ड जारी हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। हम निजी क्षेत्र में न्यायपालिका में आरक्षण के कार्यान्वयन की मांग करते हैं, जो सभी स्तरों पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। एक व्यापक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक जनगणना साक्ष्य आधारित नीतियों का आकार देगी। यूनो द्वारा 2007 में जारी आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र, जो संसद में रेटिफाइड कराने की आवाज बुलंद करेंगे। हम मुफ्त चिकित्सा बीमा, विशेष स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की गारंटी देंगे। साथ ही बुनियादी ढांचा, स्वच्छ जल के लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक हर समुदाय तक पहुंचाएंगे। देश के 10 राज्य जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं, संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत माननीय राज्यपाल, राष्ट्रपति महोदय आदिवासी के संरक्षक घोषित हैं।
इन राज्यों में जनजाति परामर्शदात्री समिति TSC गठित है। आदिवासियों के विकास व जल जंगल जमीन के हकों को सुरक्षित करने के लिए नियमित संवाद स्थापित करेंगे। 6ठी अनुसूची क्षेत्र के आदिवासियों के विकास के अधिकारों के मुद्दों को भी उठाएंगे। हमारे कार्यक्रम में यह भी शामिल है प्रति व्यक्ति एक नौकरी की गारंटी, वन अधिकार अधिनियम, पैसा कानून का पूर्ण कार्यान्वयन एवं मैसा कानून को अस्तित्व में लाने की आवाज़ उठाएंगे। जो मैसा कानून संसद में पड़ा है लेकिन आज तक उसको उठा करके नहीं देखा, उसका अंतिम रूप नहीं दिया गया। जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटन करने की बात करेंगे। समर्पित मीडिया चैनलों और सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण करेंगे। नियमित निगरानी और सामाजिक ऑडिट के साथ मजबूत शासन तंत्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र पैटर्न लागू कराएंगे जो आदिवासियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण एक पहल है। प्रकृति बचाओ आंदोलन का भी आगाज करेंगे क्योंकि नाउ आवर ACR विल बी बाय द नेचर। अगर नेचर को नहीं बचाया तो पूरी मानवता को है, तो हम तो नेचर से जुड़े लोग हैं, इसलिए उसकी आवाज़ भी हम बुलंद करेंगे। हमारे स्पष्ट कार्यान्वयन में समय सीमा निर्धारित की है। 100 दिनों के भीतर तत्काल कार्रवाई, 1 वर्ष के भीतर अल्पकालीन लक्ष्य है, 2 से 3 वर्षों मध्य अवधि में के उद्देश्य, 3 से 5 वर्षों में दीर्घकालीन परिवर्तन। यह केवल एक राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं है, यह लाखों भारतीयों के जीवन को बदलने के लिए हमारी गंभीर प्रतिबद्धता है, जिन्होंने समाज में अपने उचित स्थान के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। बदलाव का समय आ गया है। हम हर उस नागरिक को एक इस ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं जो समानता, न्याय, गरिमा में विश्वास रखता है। साथ मिलकर हम एक वास्तव में समावेशी और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे और यह संभव है। ये मैं भारत के सारे अध्यक्ष जो आए हैं वो संकल्प लेते हैं और निश्चित ही हम इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जोहार।